सब्स्टिट्यूट से मतलब क्या होता है, इसके रिप्लेस में हम ये गुड्स यूज करते हैं। अरे मान लो टी का प्राइस हमारा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होने वाली है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कंपल्सरी। जैसे मार्केट में क्या होता है, इनकम हमारी होती है, गाड़ी में क्या होता है, पेट्रोल हमारा होता है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। जब नई चीजें अवेलेबल होगी तो जाके हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ कर पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगा। दोस्तों लेके आज तो एक और वीडियो, पार्ट नंबर 2 आज का है इकोनॉमिक्स का, क्लास 10 का हमारा चल रहा है। जो कोड हमारा होने वाला है 214 हमारा होने वाला है। सेक्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखी वीडियो देख लेना आप सब। अब बात कर रहे हैं सेक्शन बी की, हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। इससे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 54 क्वेश्चन की। उसके बाद क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स का हमारा 214 पूरा क्वेश्चन पर कंप्लीट हमारा हो जाएगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट में कहूंगा कि पहले आप पार्ट नंबर 1 देखना, फिर पार्ट नंबर 2 पे आना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हमारा। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसा दो, ठीक है, ध्यान दो। अब इसे बोला कि हमारा सेक्शन बी जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 36, पहला क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, एंड डिस्कस आउट द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है और इसके बारे में समझना है। देखो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, टेल अस द टेक्निकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। जो हमने लगाया और जो हमारा निकला है, जो हमने लगाया और जो हमारा आउटपुट मतलब रिजल्ट निकला है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप होता है। इट टेल अस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हमेशा होता है कि हम जो इनपुट लाते हैं उसका हम पूरा यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या निकालते हैं, उनका आउटपुट निकालने ट्राई करते हैं हम, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है हेल्प ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है, जो हमने लगाए होते हैं। जैसे हमारे आपको पता ही होना चाहिए, जैसे हम लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम क्या हम आउटपुट निकालते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, 4 फैक्टर्स की हम बात करें प्रोडक्शन में। लैंड हो गया, लेबर हमारा हो गया, कैपिटल हमारा हो गया, और हमारा क्या हो रहा है, तो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, वो हमारा हो रहा है। तो यार ना 4 फॉर्म हमारी हो गई, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, तीसरा हमारा क्या हो रहा है, लेबर हमारा हो गया, और चौथा हमारा क्या होने वाला है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यार इतना ये 4 हमारे होने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अब इसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्रोवाइड्स द बेसिक फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, और एक्सप्लेन करने वाले हैं द न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन। मतलब इस मान लो कि हमें कॉन्सेप्ट बताना है, कॉस्ट का बताना है और रेवेन्यू का बताना है, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने यहां पर क्या लिया, प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे भाई कॉस्ट से ज्यादा हमारा क्या हो रहा, रेवेन्यू हो रहा, तो ही को हमारा क्या आ रहा, प्रॉफिट आने वाला है। भाई अगर हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, 10,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, सेल हमारी 12,000 रुपये हो रही है, तो 2,000 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हमारा होने वाला है। अब इसमें क्या है, सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी इज कितनी है, 15,000। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है 11,500 रुपये करी है, कॉस्ट हमारी इतनी है, प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000 माइनस 11,500 कितना आ गया, 3,500 रुपये। अब ओवरऑल क्वेश्चन जो रहा है उससे देखते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड व्हाई द प्रोड्यूसर मस्ट कैलकुलेट देम। हमें बताना है कि हमें ये बताना है कि रेवेन्यू और हमारे क्या है, कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो दोनों की डिफाइन दे रही। कॉस्ट हमारा क्या होता है, कॉस्ट इज द प्रोडक्शन इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, कॉस्ट एक ऐसा प्रोडक्शन हमारा होता है जो हम लगाते हैं और उसमें जो खर्चा हमारा होता है, उससे बात कर रहे हैं। रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू इज द सेल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मार्केट। जो हमारे क्या है, एक ऐसा अमाउंट हमें रिसीव होता है मार्केट में से जो हम सामान को सेल करते हैं। बोथ आर एसेंशियल बिकॉज दीज आर द टू कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, मेन होते हैं, मेन चीजें हमारी होती है जिनके बेसिस पर हम प्रॉफिट को फाइंड कर पाते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या बोला है, हाउ टू सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स इफेक्ट कंज्यूमर डिमांड्स, एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल। ठीक है, हमें एग्जांपल देना है, बताना है हमें। सबसे पहले दोनों की डिफाइन दी होगी अच्छे से, ध्यान दो, यहीं पे बताता हूं तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, हमारा सब्स्टिट्यूट से मतलब क्या होता है, इसके रिप्लेस में हम ये गुड्स यूज करते हैं। चाय पीने में बैठे हैं, चाय के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमने कॉफी यूज करना स्टार्ट कर दिया। बॉल पेन और जेल पेन हमारा हो गया, बॉल पेन के प्राइस बढ़े नहीं तो हम जेल पेन में शिफ्ट होंगे। मतलब ऐसे मान लो कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, यानी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी, लाइक मान लो कि चाय के प्राइस हमारे बढ़ जाते हैं। इंक्रीज द प्राइस ऑफ, यहाँ पर इंक्रीज द प्राइस नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या है रहा, एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी
इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर रिलेटेड कॉमोडिटी हमारा, ठीक है। और एक का प्राइस बढ़े रहा, अरे मान लो टी का प्राइस हमारा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो टॉफी की डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो क्या रखना है, ऐसे होंगे हमारे फॉर्म। अब यहाँ पर क्या बोला है, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कंपल्सरी। जैसे मार्केट में क्या होता है, इंक हमारी होती है, गाड़ी में क्या होता है, पेट्रोल हमारा होता है, मोबाइल में क्या होता है, बैटरी हमारी होती है। यार लाइक ऐसे होते हैं कि ये दोनों जो चीजें हमारी होगी, इनके बिना हम काम नहीं कर सकते। लाइक एक भी चीज एब्सेंट होगी तो हम काम नहीं कर सकते। बैटरी एब्सेंट होगी तो लाइक मोबाइल चलेगा नहीं, और मोबाइल एब्सेंट हो रहा है बैटरी काम नहीं है, ऐसे हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर। इसमें बोला है कि अगर हमारा एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे डिमांड पर क्या होता है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है। मान लो कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो बंदे के कार की डिमांड क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं, ठीक है। और अदर रिलेटेड कमोडिटी बताया हुआ हमारा, जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, पेट्रोल एंड कार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हमारा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन 39 की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट मेक्स इट एन एपरेट्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या क्या चाहते हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं वो बताने हैं। सबसे पहले तो इश्यू ऑफ करेंसी हमारा होगा, जो मेन फंक्शन हमारा होता है। देखो इसमें क्या है, पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स हमारा होने वाला है। और हमारा क्या होना, 2 पॉइंट से बात करें, 2 मार्क्स से बात करें तो हमारे क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। यही क्या होता है हमारा, सीधा सीधा गवर्नमेंट का क्या होता है, हमारे बैंकर्स होता है। और ये बहुत सारे फीचर्स हमारे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया हुआ है। वो क्या होता है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट इट नीड्स टू बी मेंटेन एज अ लिक्विड कैश। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एक बैंक के पास, कमर्शियल बैंक जितने भी हमारे जितने भी बैंक वाले हैं, उन्होंने क्या किया, पब्लिक का पैसा आया, जमा किया अपने पास, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज मेंटेन किया, अपने पास होल्ड कर रहे हैं कुछ परसेंटेज, उसे हम क्या बोलते हैं, CRR। क्या बोलते हैं उसे, CRR। मान लो पब्लिक ने जमा किया 1000 रुपए, 1000 रुपए का 10% कितना हो गया हमारा, 100 रुपए। तो 100 रुपए हमने मेंटेन किया, बाकी हमने लोन दे दिया, और जो 100 रुपए मेंटेन किया वो हमारा क्या हो गया, CRR। इसे हम बोलते हैं टोटल क्रेडिट इक्वल टू क्या हो रहा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1/CRR। ये बोलता CRR क्या बताना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताना है आपको, बता दिया हमने। 47 की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है 2 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो किस तरह हमारा डेवलपमेंट करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड वाइज, अगर हम चाहते हैं अपने इकोनॉमी डेवलपमेंट करना तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए न्यू गुड्स एंड सर्विस, यानी कोई रोड टोक नहीं होनी चाहिए, आराम से यहां से वहां हमारे क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस क्या होनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए हमारी। अभी हो ज्यादा से ज्यादा एडवांस हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस होनी चाहिए, और जिससे भी ऊपर हम अपने क्या है मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए और मैक्सिमम क्या हो प्रॉफिट अर्न करें। तीसरा हमारा क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिससे भी ऊपर कोई बंदा क्या है हमारा गरीब ना हो, अनएम्प्लॉयड ना हो। मतलब इकोनॉमिक अपडेशन, मतलब कि इकोनॉमी को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, हर चीज टाइम टाइम क्या होता है, जिससे हमारे क्या होता है मोबाइल अपडेट रहता है सॉफ्टवेयर, ठीक वैसे हमारी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, अपग्रेड होनी बहुत जरूरी है। एक्सचेंज ऑफ कल्चर, कल्चर के हिसाब से हमारे क्या है आपस में मिस बॉन्डिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि कल्चर रिगार्डिंग या कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मिसबिहेव और मिसक्रिएट ना हो हमारा, जिससे डायनेमिक जो स्ट्रक्चर हमारा हो रहा है वो अच्छा होना चाहिए, यानी आपके आसपास कल्चर जो है अच्छा बनना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 41, कौन सा होने वाला है 41 पर हम आ चुके हैं। इसमें तो state the difference between the economy of India and China in terms of poverty and share in the total world export, ठीक है। कंपेरिजन कर रहे हैं बिटवीन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड चाइना की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2010 China has 10% share in the total world export as compared to only 1.4% of India। 2010 की बात करें, हाफ की बात करें, उस टाइम पर साफ साफ ये मालूम पड़ रहा है कि टोटल एक्सपोर्ट जो कर रहा है पूरा वर्ल्ड वाइज कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है 10% के आसपास। इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है 1.4। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इन चाइना पॉवर्टी रेशियो फेल फ्रॉम 51% इन 1981 से लेकर कितना हो गया हमारा 2.5% हो गया हमारा 2005 में।
और वाइल इंडिया में क्या हो गया हमारा 27.5% ऑफ पुअर पॉपुलेशन एट दैट टाइम। अभी भी कितने हमारे 27.5% बंदे ऐसे हैं जो पॉवर्टी के आसपास है हमारा, ठीक है। आगे चलते हमारा इसमें एक ऑप्शन आया था, ऑप्शन आप ये ट्रस्ट हो, ये भी ट्रस्ट हो, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लो। हाँ ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हैज इनेबल्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्टिफाइड इकोनॉमी, जस्टिफाइड स्टेटमेंट। इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हैज इनेबल्ड द ग्रोथ ऑफ इंडिया इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मैं बताया हुआ है, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या है, देखो सबसे पहले हमारे क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें इंक्रीज करना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं उनका हमारे क्या होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज होना चाहिए, राइज हमारा होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब कि मान लो कि हमें टेक्निकल जो चीजें हमारी होती है और उनके बारे में हमारे पास टेक्नोलॉजी चीजों में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एट एमएनसी, बाहर से हमारे क्या है जो हमारी कंपनियां से होती हैं, बाहर से एमएनसी कंपनियां जो होती हैं वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हो तो ये ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है हमारा। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू मार्केट सेगमेंट, नए नए मार्केट सेगमेंट जो होंगे हमारे अपॉर्चुनिटी मिले कि यार ये भी एक मार्केट बन सकती है, ये भी एक मार्केट बन सकती है, और यहाँ पर क्या है ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। जब नई चीजें अवेलेबल होगी तो जाके हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ कर पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगा। अब चलते हैं आगे 42 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारा 42 क्वेश्चन जो होने वाला है ये भी हमारा 2 मार्क्स होने वाले हैं। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर व्हिच द कंज्यूमर प्रोडक्शंस एट 1986 वाज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया था हमारा 1986 का, ठीक है, कंज्यूमर एक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या था, सबसे पहले हमारा ये था कि 42 की हम बात कर रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में था, ये एक रीजन था जिससे हमें क्या हमारा अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी हमें। और दूसरा ये था लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंज्यूमर राइट्स है। अभी तक बहुत से बंदे ऐसे भी, आज भी ऐसे बंदे हैं जिनको ये नहीं पता कि कंज्यूमर का राइट्स क्या है क्या नहीं है, एक कंज्यूमर पावर क्या होती है। बाहर कंट्रीज में ज्यादा कंज्यूमर पावर होती है बट इंडिया में भी है, और वो कैसे आपको करना है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है क्या नहीं होता, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। देखो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है कि क्लास 10 की हमारी इकोनॉमिक्स वीडियो चल रही है, फिर 12 की आने वाली है, और ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भी डाउट्स होते हैं वो यहाँ पर डल रहे हैं। वीडियो देखना, प्यार बरसाना याद से, ठीक है। 43 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा, देखो ध्यान देना, as a consumer you are the entered to enjoy the certain rights on purchase of goods and service mentioned for the 4 consumer rights। आपको बताने हैं कि कोई भी आप सामान परचेज करते हो उसके आपको 4 मिस जो आपके फंक्शंस होंगे वो बताने हैं, आपके राइट्स क्या होंगे हमारे। सबसे पहले क्या है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए। कोई भी गुड्स आप परचेज करो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। राइट टू चूज, आप जो सिलेक्ट करें वो पता होना चाहिए। राइट टू सेफ्टी आपके पास होनी चाहिए, जो अगर सामान परचेज हो सेफ है या नहीं वो एक मेन टास्क होना चाहिए। राइट टू सीट हमारे क्या हो, रिड्रेसल, मतलब कि मान लो कि कोई चीज आप देख रहे हो, देखकर अच्छे से देखना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर में पैकेजिंग और ये सब कुछ सही है या नहीं। अब चलते आगे, इसका और वाला ऑप्शन देखते हैं हमारा। अब इसमें क्या हमारा 43 का ऑप्शन की बात कर रहे हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, व्हाई मस्ट द कंज्यूमर टेक द बिल फॉर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी से बोला है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी हम सामान परचेज करते हैं तो उस टाइम पर हम बिल लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस, 2 रीजन बताइए कि जिससे ब्याज पर हम बिल देते हैं तो क्यों लेते हैं हम, क्यों नीड हमें होती है बिल लेने की। देखो ड्रॉप द बिल, द कंज्यूमर ऑल्सो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिसीव द टैक्स ऑन द प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर द सेलर टू मेंशन द टैक्स अमाउंट ऑन द परचेज। इससे ये मान पड़ना चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, उसका भी हमारे सबूत होना चाहिए कि हाँ इस गुड्स पर टैक्स पे किया हमने, और जो सेलर होना इसका मीन्स टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। कंज्यूमर मेक्स हिम और हर आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। देखो सिंपल आता है, सिटीजन पर्सन के हिसाब से आपको कोई सामान परचेज कर रहे हो तो आपको बिल लेना कंपलसरी है। 45 का न्यूमेरिकल पर सॉल्व कराया हुआ है और लिस्ट बताई हुई ये वाली, बट ये 4 पर्पस नहीं बताए हुए, कोई इश्यू नहीं है, हम ऑप्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या क्या हमारा देखो इसमें क्या हमारा, सबसे पहले हम क्या एएम के बारे में बात करते हैं, अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं, वो देखते हैं। एएम के बारे में बात कर रहे हैं, 4 पर्पस हमारे क्या क्या होते हैं, टू कन्वर्ट द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए, रो डेटा इन ब्रीफली, मतलब इस मान लो कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले कन्वर्ट हमारे क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कन्वर्ट किसमें होना चाहिए, हमारे रो मटेरियल में, रो डेटा में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। फैसिलिटेट करना कंपेरिजन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स में, 2 से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। डेटा हमारा इतना सारा डेटा होता है तो उससे 2 से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करना सही रहता है डेटा को स्टडी करने में। तीसरा हमारा क्या हो रहा, हमारा तीसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है, टू प्रेजेंट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर
फ्रॉम रो डेटा। इसे बोला है कि टू प्रेजेंट करना रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर फ्रॉम रो डेटा, मतलब कि हम जहां से डेटा हम ले रहे हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेटिव जो चीजें हमारी होती है उसको अच्छे प्रेजेंट करना, वो मेन टास्क होता है हमारा। और टू फैसिलिटेट फ्यूचर पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, इससे क्या होता है हमारा, इससे पर हम फैसिलिटेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि फ्यूचर में पॉलिसी क्या निकालनी है और क्या क्या हमें प्रोग्राम लॉन्च करने हैं। अब एक न्यूमेरिकल है, वो आप सॉल्व करना, कुछ नहीं है, सीधा सा न्यूमेरिकल है। आपको देखो इसमें डेटा हमें गिवन है, 45 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये हमें मार्क्स में गिवन है, मिड वैल्यू फाइंड करना, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 होता है हमारा, मिड वैल्यू आपकी यहाँ से होने वाली है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब इन्होंने जो वहां पर बोला हुआ है कि हमें ये मेथड यूज करना है एज्यूम मीन वाला, तो अपना एज्यूम मीन यूज कर लेना, वरना शॉर्टकट वाला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से 8 नंबर देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ से 8 नंबर हमने क्या किया, एज्यूम करा, फिर हमने क्या किया, इसमें सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो हमने क्या किया, यहाँ तो 5 माइनस 25 करा, -20 हो गया, फिर -15 हमारा हो गया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक करने के बाद क्या हो गया हमारा, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म हमारी आएगी, इनको प्लस किया सबको, और फिर हमने एफ को प्लस किया, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ए हमारा 25 का, फिर 110 डिवाइड बाय 50 कितना आ गया 27.2। ठीक है, तो ये 45 में बस न्यूमेरिकल था। और आगे चलते हमारा 46 की बात कर रहे हैं। इट इज अ जनरली ऑब्जर्व दैट द रूरल जो हमारा पॉपुलेशन होती है इज मोर वुलनरेबल कंज्यूमर एक्सप्लोरेशंस, जिसमें हमारे क्या है इसमें ये बताया हुआ है कि तो ध्यान देना कि अगर आप लोग क्या है रूरल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सीधा सीधा क्या है कि अगर हम अपने जो हमारे होंगे कंज्यूमर्स होंगे उनको जरा प्रायोरिटी देनी, तो हमारे क्या हो रहा है जस्टिफाइड, इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो इसमें बोला कि हमारा ध्यान दो पहले, इसमें क्या हमारा सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स जो होंगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन रूरल एरिया। आपको पता है रूरल एरिया में आज भी कंज्यूमर एड्स और कंज्यूमर राइट्स तो पता ही नहीं है, तो वहां पर से पहले अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, विदाउट अवेयरनेस पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर अगर कोई चीज हम लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसा ना हो खाली अर्बन एरिया में ही हो, रूरल एरिया को भी इंपॉर्टेंस दो, प्रायोरिटी दो, और वहां पर अगर अवेयरनेस कम है तो अवेयरनेस एरिया कैंपेन को चलाओ, जहां जिससे पर कंज्यूमर्स को मालूम पड़े कि तुम्हारे क्या क्या राइट्स हमारे होते हैं। टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस मेड बाय द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर क्या होता है, कई बार अर्बन एरिया रूरल एरिया रूरल एरिया में क्या होता है, वहां के बंदे डरते हैं कि कोर्ट में होता है केस पे केस चलते रहते हैं, हमारा डेट पे डेट आती रहती है, तो वहां के बंदे क्या वो चाहते हैं कि इन सब के लफड़ों में नहीं पड़ना, तो मेक श्योर कि वहां पर सुनवाई जल्दी होनी चाहिए और टाइम पर रिव्यू करेंगे, तो वो लोग भी सोचे यार कोई हम फिर डिसीजन ले लेते हैं सब चीजें, तो ये सब चीज हमारी होती है। अब चलते हैं यहाँ पर 47 पर। अब इसमें क्या हमारा लिस्ट आउट द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु प्ले द पिवोटल रोल इन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें बोला हुआ है कि हमें ऐसा फंक्शन बताना है जिससे भी पर एंटरप्रेन्योर जो होता है प्ले करता है हमारा, जिससे भी पर इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन उसे इंक्रीज करना है, तो उसे क्या क्या स्टेप उठाने होंगे वो चीज बताई हुई इन्होंने। प्लान टू अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो उसको अच्छे से प्लान करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विस, टाइम टू टाइम क्या है हमारा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना मेन टास्क होता है हमारा। आइडेंटिफाई द मार्केट फॉर सेलिंग आउट प्रोडक्ट, हमें ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में क्या क्या सेलिंग कर रहे हैं और कैसे हम इस प्रोडक्ट निकल रहा है वो चीज बात कर रहे हैं। और फाइनली अर्न प्रॉफिट, मींस मान लो कि आपको ये फाइंड करना बहुत जरूरी है कि कितना प्रॉफिट आप अर्न करो, ये भी मेन टास्क होता है हमारा। ठीक है, इसमें कोई से भी 3 आपको ब्रीफ में बताना है, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और वो ऑप्शन जो हमारा वो देखो, इसमें बोला है कि द परक्यूसेस टू कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट जस्ट सेविंग बट एन इन्वेस्टमेंट। इन्होंने बोला कि कैपिटल फॉर्मेशन खाली सेविंग नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट भी है। और एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल्स आप बताना आपको। ठीक है, डिटेल में इतनी है क्या है क्या नहीं हमारा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या हमारा सबसे पहले आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कैपिटल स्टॉक, ये सेविंग नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट है, इस आपकी क्या बढ़ाता है कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है। इस पॉइंट को डिटेल में आप एक्सप्लेन कर देना। दूसरा क्या हमारा इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर आप लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे गुड्स पर, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन भी क्या है इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन लेवल भी क्या है बढ़ाता है, और जब आपने पैसा डाला है गुड्स पर तो उससे कंजम्पशन ज्यादा से चाहिए वो कंज्यूम करेंगे, एक से परचेस नहीं आते, अगर आपका सामान अवेलेबल है तो 4 से परचेस करते हैं। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट से आपकी सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, 48 की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स का भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। और मेक श्योर आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर मुझे थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेट कीजिए, और उससे पर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जो इकोनॉमिक्स से होगी क्लास 12 के लिए। ठीक है, और
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो शेयर करना, बहुत से बच्चे हमारे वीडियो नहीं पूछ पा रही, प्लीज हमारे वीडियो पूछाओ जिससे भी आप उन बच्चों की भी डाउट्स क्लियर हो। अभी तो उसमें क्या हमारा 48 की बात करें, एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है, शो देयर इंटर रिलेशनशिप डायग्रामेटिकली बताना आपको, बता देते हैं हमारा। तो बेसिकली आपका क्या होता है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन होता है हमारा, कंजप्शन हमारा होता है, इन्वेस्टमेंट, ये 3 मेन होते हैं हमारे, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन हमारा, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हमारा क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है हमारा, जहां पर हमारा गुड्स एंड सर्विस हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस हमारी होती है। दूसरा क्या है, कंजप्शन, इसमें क्या हमारा ऐसे हमारे एड में हमारे होते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से, जहां पर कंज्यूमर आकर और गुड्स को वो क्या रखते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, लास्ट हमारा जो हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्रिएटिंग मीन्स हमारा क्या है, कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना है, क्रिएट करना नई चीजें, तो आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है गुड्स एंड सर्विस पर। अब यहाँ पर 2 टोस्ट हमारी आने वाली है, मैं बताइए तो पहले आपको, ठीक है। 2 टोस्ट में बताया हुआ हमारा, एक हमारी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी होती है, एक हमारी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी क्या होती है, ऐसे डिफाइन होती है जहां पर मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल। जहां पर हमारा क्या बिल हो गया, मनी सिर्फ हमारा हो गया, वाउचर्स हमारा हो गया, मतलब इसमें बोला हुआ है कि इसमें वो इनकर्ड हो रहा जो एक प्रोड्यूसर को, ठीक है, उसमें क्या हो रहा हमारा फिक्स फैक्टर्स हमारे या वेरिएबल फैक्टर्स हो, वो क्या है हमारा सामान को चलाने के लिए हम खर्चा रखते हैं। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि बिल हो गया हमारा, मनी सिर्फ हमारा हो गया, वाउचर्स हमारा हो गया, एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। जो क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है इन टाइप की चीजों पर खर्चा करता है। वही हमारे क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी क्या होती है, अपने ऊपर सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स हमारे होते हैं, खर्चा क्या आता है हमारा, द वैल्यू ऑफ सच कॉस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू के बिहाफ पर ही हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हमारे यूज ऑन फैक्टर्स एंड मटेरियल फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। यहाँ बोला भाई कि जो प्रोड्यूसर हमारे होते हैं वो यूज करते हैं, अपने ऑन फैक्टर्स बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, उन पर खर्चा करते हैं, और साथ में ही डज नॉट पे एनी मनी टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोई भी अमाउंट पे नहीं करते, ठीक है। बट वो जब आउटसाइड को सर्विस लेते हैं तो हमें सिंपल से बात है, ये हम बोल सकते हैं कि इसे आउटसाइड बंदे को हम पैसा पे करें, वो हो गया। और ये सेल्फ ऑन अपने ऊपर कॉस्ट हमारे आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अभी पर देख लो जरा 49 क्वेश्चन किया था हमारा, ठीक है। वही कॉस्ट हो रहा कि 2 टाइप से हमारे बताने होंगे, एक्सप्लेन करना होगा 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, ठीक है। वो नाम दिया बस सीधा बोला डिफरेंस बताना आपको, एक्सप्रेस कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में बताना है, बता देना आराम से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है 49 का और पार्ट होने वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस बताना है आपको। चलते आगे बताते हैं हमारा, और फिर कुछ टाइम के बाद ही हमारा क्या होगा, ये पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर पर सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिक्स में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए फिक्स और वेरिएबल। देखो फिक्स में हमारा क्या होता है, फिक्स इज कॉस्ट डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर ऑन हायरिंग और परचेज ऑफ फिक्स फैक्टर। मतलब कि मान लो कि आप जितना मर्जी आउटपुट आप बढ़ा लो या कम कर लो या आउटपुट करो मत, बट फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कंपलसरी आती है। जैसे रेंट हो गया हमारा, कंपलसरी आपको पे करना पड़ता है। वैसे बताया भाई कि ऐसे इनपुट हमारे होते हैं, कंपलसरी होता है और हैज नथिंग टू डू विद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उस पर कोई डिपेंड नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट हमारी होती है एज द एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट सच एज द लेबर विच कैन बी चेंज। मतलब मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो होती है वो ये कॉस्ट हमारी होती है जहां पर सीधा सीधा बताया जाता है कि आपके आउटपुट पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी क्या होती है, राइज होती है। अगर आपका आउटपुट राइज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, हमारी राइज होगी। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वेरिएबल आउटपुट और हमारे क्या हो रहा, जो हमारे में से वेरिएबल कॉस्ट है उनके बीच में। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। ध्यान दो, द बैंक अडॉप्ट क्रेडिट क्रिएशंस पॉलिसी विद एन इंक्रीज इन इट्स डिपॉजिट, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। देखो क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है हमारा, ठीक है। और ये बैंक के बारे में बताया हुआ है कि क्रेडिट क्रिएशन हमारा क्या होता है, जरा समझाते हैं हम डिटेल में आपको। स्टेप बाय स्टेप बोला है तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा। देखो उसमें क्या बोला है, सबसे पहले हमने कंसिडर करा हुआ है ए पर्सन जिस पे डिपॉजिट ने हमारा 100 रुपए बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो डिपॉजिट किया बैंक में, क्या हुआ 100 रुपए वो जनरेट होने बैंक के पास जो पैसा आया। दूसरा क्या है, स्टेप 2 जो हमारा है आउटपुट जो बताया हुआ हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हमारा, ये हमारा होने वाला है 20%। बैंक वाले क्या कर रहे हैं 20% कैश पेमेंट कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं हमारा, बाकी वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 100 रुपए का कितना हो गया 20% अपने पास होल्ड कर रहे हैं
और बाकी क्या है 80%, 80 रुपीज जो हमारा है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेप 3 में क्या हो रहा, वो 80 रुपीज क्या घूम फिर के इनके पास आएगा, 80 रुपीज का 80%, 64 रुपीज वो लोन देंगे, बाकी बैलेंस कितना बचा हमारा 16 रुपए, 16 रुपए वो फिर अपने पास मेंटेन रहने, और ऐसा पूरा प्रोसेस वो चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूसली अप टू द लास्ट राउंड ऑन दिस वे का जो हमारा वे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस होता है हमारा, और इसे हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन हमारा। अब चलते हैं हमारा 51 क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें बोला कि हमारा ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करना है द प्रोड्यूसर्स फॉर फाइलिंग एंड कंप्लेंट अगेंस्ट द बल्क परचेजिंग ऑफ लो क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल विच इज कॉस्ट इज 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये बताना है कि आप कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट राइज करनी है जो आपने सामान, जो बिल्डिंग आपने परचेज करी है उससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो सिंस द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल इज 1 करोड़ रुपीज द केस विल बी फिल्ड इन द स्टेट कमीशन की बात कर रहे हैं। फाइलिंग कंप्लेंट होगी हमारी, जहां पर एग्रीड कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज कीप द कैश मेमो दिखाए रखना होगा, रिसिप्ट होगी हमारी। ठीक है, या फिर बिल का जो प्रोडक्ट हमारा होगा ही और शी ने परचेज किया है उसकी पूरी स्लिप होनी चाहिए। दूसरा ये ना द फॉर्मेट टू फाइल अ कंप्लेंट इज लोकेटेड टू द बुकलेट जो हमारी होगी प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो बुकलेट जो होगी वो पूरी जैसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। और देन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट नीड टू बी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस बारे में कंप्लेंट कर रहे हो। चौथा क्या है, द कंज्यूमर शुड बी क्लियर अबाउट द फॉल्ट एंड व्हाट ही और शी वांट्स एज अ रेमेडी एंड रिप्लेसमेंट और रिफंड और कंपनसेशन इन केस ऑफ सर्विस। यानी इसमें यह कि कोई भी जो आपका फॉल्ट हुआ है वो क्लियर में बताना पड़ेगा, और आप चाहते क्या हो, या तो रिप्लेसमेंट करना या रिफंड चाहना या फिर क्या है कंपनसेशन अमाउंट आप चाहते हो। ठीक है, वो बोलते हो डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक द रिसिप्ट्स और अदर एविडेंस मस्ट बी अटैच्ड अलोंग विद द कंप्लेंट। जो भी हो रहा आप कंप्लेंट रिगार्डिंग जो भी आपको चलना है वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है। अब 51 का और बड़ा ऑप्शन है उसे देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज बीन बेनिफिशियल टू डेवलप द कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बताना है आपको कि क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ था हमारा कंज्यूमर एक्ट के रिगार्डिंग, वो बताना है आपको। इसमें बोला कि हमारा द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट परचेज्ड बाय द कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी पर डिपेंड करता है हमारा। ठीक, क्वालिटी कैसी है आपको पता होनी चाहिए, दूसरी क्वालिटी क्या होती है। द एजुकेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ हजर्ट्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि क्या क्या स्टडी आपने करी हुई है और क्या क्या चीजें मिस प्रॉब्लम्स होती है हमारी उनके बारे में, उस सबको मेंशन बहुत जरूरी है। और द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था हमारा उसमें क्या था 1986 में पूरी तरह से कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताना, एक पूरा प्रोविजन बनाया था, उसमें इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी थी, करी थी उन्होंने। द नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी पता होनी चाहिए आपको, और जो भी रोल्स जो आपके रोल होंगे और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी एनजीओ के बारे में, वेलफेयर के बारे में, उन सब के बारे में बताना। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है हमारा। एक्सप्लेन द 3 मेथड्स के बारे में बताना है, कैलकुलेट द मिस कॉन्टेस्ट सीरीज पे पूरा बताना है आपको, तीनों फॉर्मूले मेंशन कर देना और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं, ये आपको ये बता देना डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला यूज हो रहा, शॉर्टकट में क्या यूज होने वाला है, और शॉर्टकट मेथड स्टेप डिवीजन में क्या यूज हो रहा, ये फॉर्मूला आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 53 पर हम आ चुके हैं, उसके बाद बचेगा एक क्वेश्चन और फिर हमारा क्या हो गया पूरा इक्वल हमारा क्या हो रहा क्वेश्चन पर हमने पूरा सॉल्व कर दिया। हमने आपसे बोला था कि ने पूरा सॉल्व और सॉल्व हमने पूरा कर दिया हमारा। ठीक है, 53 के फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें क्या हमारा द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी demanded are two components that provide the basis to formulate the law of demand taken and explain from your daily life and state the law of demand with the help of a good diagram schedule। मान लो कि एक तरह से बताना कि जो आप सामान परचेस कर रहे हो बाहर मार्केट में, उसमें किस लॉ ऑफ डिमांड जो हो रहा है वो आप डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, शेड्यूल बनाना है और क्लॉक बनाना है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट की बात करें, द लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन एज if the price of a commodity fall the demand is rise। देखो प्राइस कम हुआ डिमांड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, और जैसे मैं ये प्राइस राइज हुआ डिमांड क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा हमारा होने वाला है। और इसमें क्या होता है हमारा इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर्स क्या होंगे रिमेन हमारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। डिमांड शेड्यूल क्या हो रहा हमारे को, इसमें क्या हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ अ रेशियो बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ये बताया हुआ है, ये प्राइस है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, राइज हमारी हो रही है। ठीक है, और ये हमारी क्या कर्व बना रही है पूरी तरह से हमारा
कि यहाँ पर हर लेवल के हिसाब से प्लॉटिंग करी हुई है, जो हमने 9-10 क्लास में या 8 क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे प्लॉटिंग करनी है। वो है हमारा डिमांड का हमेशा अपना ऐसे ही बनता है हमारा, ठीक है। Explain the effects of two factors, the number of buyers and the distribution of income and wealth on the market demand for commodity with a suitable example। सा बताना आपको कि ऐसे दो फैक्टर्स है बताइए जहां पर नंबर ऑफ बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम वेल्थ मार्केट डिमांड में किससे इफेक्ट करने वाले हैं, और साथ में आपको एग्जांपल भी देना है। और उससे बाद बचेगा 8 क्वेश्चन जो हमारा हो रहा 54। अभी तक आपने लाइक नहीं करी वीडियो तो लाइक करके अपना प्यार बरसाओ, और साथ में करना क्या आपको, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अब इसमें क्या हमारा ध्यान देना, द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल बायर्स इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस। देखो सिंपल जाता है, जब मार्केट में जाते हो तो आपके सामने क्या गिवन होता है, प्राइस हमें गिवन होता है। तो उसमें क्या नंबर ऑफ बायर्स के हिसाब से होता है हमारा, और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सब को डिटेल में एक्सप्लेन, नंबर ऑफ बायर्स के हिसाब से भी आपकी डिमांड क्या होती है, इफेक्ट होती है। ज्यादा बायर्स होंगे तो अदर क्वांटिटी कम है तो प्राइस राइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। कम बायर्स होंगे, क्वांटिटी में ज्यादा अवेलेबल होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, ऐसे भी होता है हमारा। और ऐसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ, किसी बंदे क्या रहा इनकम अच्छी होगी तो सीधा से मतलब है कि वो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा करेगा। किसी बंदे की इनकम कम हो रही है तो कम के इफेक्ट पर कम की डिमांड बहुत करेगा बंदा, ठीक है। और साथ में क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, एक बंदा रिचर पर्सन हो रहा, एक हमारा पुअर पर्सन हो रहा। जो रिचर पर्सन हो रहा वो पक्का श्योरिटी है, अच्छे गुड्स से डिमांड करेगा, और पुअर पर्सन जो हो रहा वो डिमांड करने वाला है इंफीरियर गुड्स की हमारा, जिसका प्राइस क्या होता है कम। जब इनकम कम होती है तो प्राइस भी बहुत कम होता है, तो आराम से उन गुड्स की हम डिमांड कर सकते हैं। और हम बोले कि इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे बुध बाजार में सामान जो मिलता है या फुटपाथ पे सामान जो मिलता है उनको इंफीरियर गुड्स बोल रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और इस साथ पे आपको शेड्यूल है दिखाई ना, हाउस होल्ड ए बी सी के बारे में बताया हुआ है, मार्केट के बारे में बताया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, और उसके बाद क्या हो रहा, पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। देखो, एनुमरेट 5 बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिलेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब 5 बताने हैं आपको बेनिफिट्स कि फॉरेन ट्रेड के लिए इंडिया तो क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे, ठीक है, बताने आपको 5 पॉइंट्स बोले हैं। देखो सबसे पहले क्या हमारा, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द डोमेस्टिक सिटीजन्स टू द सिटीजन इन अ फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। मतलब कि आप गुड्स बनाओ, यहाँ पर करना क्या है, एक्सपोर्ट बाहर करने, यहां से सीधा क्या है बाहर बेचो, और क्या है बाहर के फॉरेन बंदों को इतनी लत पड़ जानी चाहिए कि वो आपके गुड्स से क्या है हैबिट बन जाए और हमेशा आपके गुड्स से वो डिमांड करे। दूसरा क्या है, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द डोमेस्टिक सिटीजन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज डिजाइन इंपोर्ट। मिस मान लो कि ऐसा भी होता है कि हमें सामान परचेज करना पड़ता है तो बाहर से हम सामान इंपोर्ट करवाते हैं। तीसरा क्या है, सेंड इन गिफ्ट टू सम बड़ी, जो समबडी होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, रिसीव द सेम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। लेकिन कई बार होता है कि हम सामान होता है गिफ्ट होता है, हम सेंड करते हैं बाहर किसी बंदे को और वहां से भी हम रिसीव करते हैं, वो बताया हुआ हमारा। सेंड इन मनी टू रिसीव मनी फॉरेन कंट्रीज रिस्पेक्टिवली, मतलब मान लो कि हम वहां पर गिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है अमाउंट की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से वहां पर अमाउंट सेंड कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। वहां पर गिफ्ट फॉर्म में था, यहाँ पर क्या है मनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रही है वहां पर, और वहां से बैंक से रिसीव हो रही है हमारे इंडियन बैंक में। विजिट करने आते हैं बाहर से हमारे क्या है टूरिस्ट, जो हमारे आते हैं टूरिस्ट वाले बंदे आते हैं, बिजनेस पर्सन आते हैं हमारे, गवर्नमेंट के बंदे आते हैं, तो डेलीगेशंस वाले बंदे, तो मतलब क्या है हम भी वहां जाते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा E2 का पेपर पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अरे वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते, बैकग्राउंड प्रेस कीजिए, और ये वीडियो शेयर देना कि उनके पेपर है, तुम्हारा एग्जाम नहीं है, उन बच्चों के पेपर है, और तुम्हारा काम हो गया है तो उन बच्चों वीडियो शेयर करो, इससे आपका उन बच्चों की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।